जो टॉपिक हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो जेकेपीएससी के सिलेबस में है दैट इज़ कॉल्ड थ्योरीज ऑफ केमिकल थ्योरीज ऑफ रेट रिएक्शन। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास दो थ्योरीज आती हैं, एक आती है कोलिजन थ्योरी, एक आती है हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। और उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है, इसके बाद इसका नाम है एब्सोल्यूट रिएक्शन थ्योरी। तो ये दो थ्योरीज हमारे पास हैं। टोटल सिलेबस में दो थ्योरीज हैं। हम आज कोशिश करेंगे कि हम आज फिनिश करें कोलिजन थ्योरी। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट थ्योरी ऑफ कोलिजन थ्योरी का नाम जिसका दिया है। अभी थ्योरी जो कोलिजन थ्योरी ये है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और थ्योरी के बेसिकली आपने क्या क्या पढ़ना, देखो इसमें क्वेश्चन लास्ट टाइम जेकेपीएससी ने पूछा हुआ है, तो मतलब क्वेश्चन कहाँ से आए वो भी बता दूंगा आपको। तो पहले कोलिजन थ्योरी है क्या, अभी नाम से ही पता है कि कोलिजन थ्योरी हमारे पास है क्या, बट उससे पहले इसको दिया किसने, इसको दिया दो साइंटिस्ट ने। एक का नाम था हमारे पास मैक्स टॉर्ट्स और दूसरे का नाम था हमारे पास यहाँ पे, इट वॉज गिवन बाय होम, मैक्स टॉर्ट्स एंड विलियम लिवाइस। कब दिया कोलिजन थ्योरी, कब दी, ये दी नियरली अबाउट 1916 से लेके 1918 के बीच में, जब हमारे पास वर्ल्ड वॉर हुई थी, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, कोलिजन हुई थी वहाँ पे। तो ये याद रखना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही याद रखोगे आप, कोलिजन हुई थी यहाँ पे, कोलिजन हुई थी, ठीक है। अब इसी थ्योरी क्या कहती है, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहले कोलिजन थ्योरी कहती क्या कि मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। पहला क्या कहता है भी, मॉलिक्यूल को अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके लिए क्या होने चाहिए हमारे पास, उसके लिए होने चाहिए हमारे कोलिजन्स। किसकी कोलिजन होनी चाहिए यहाँ पे, कोलिजन होनी चाहिए हमारे पास यहाँ पे किसकी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की। कोलिजन किसकी होनी चाहिए यहाँ पे, रिएक्टेंट्स की होनी चाहिए, पहला पोस्टुलेट। तो पहला ये बोलता है कि भी फॉर एनी रिएक्शन टू टेक्स प्लेस देयर मस्ट बी कोलिजन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो पहला पॉइंट ये बताता है। सेकंड पॉइंट क्या बताता है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट बताता है कि अगर कोलिजन्स हो रहे हैं, जितने भी कोलिजन हो रहे हैं, अगर ऑल कोलिजन्स हैं, मतलब जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं, ऑल कोलिजन्स हो रहे हैं ना, ऑल कोलिजन्स ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उसमें से कुछ कोलिजन हमारे पास आपके आएंगे और कुछ कोलिजन्स हमारे पास आएंगे। क्या आएंगे, तो कुछ कोलिजन्स आएंगे हमारे पास जिनको बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है, जिनको बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन्स। और कुछ कोलिजन्स आएंगे हमारे पास इन इफेक्टिव कोलिजन्स। अब जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वही हमारे पास क्या बनाते हैं, दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी कैन से डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये बनाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे इफेक्टिव कोलिजन्स। और जो इनफेक्टिव कोलिजन्स हैं दे डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। अब ऐसे दिखा देते हैं, क्रॉस से दिखा देते हैं, दे डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट। अब अब इफेक्टिव कोलिजन मतलब वो कोलिजन जो एक्चुअली कोलाइड करके हमारे पास से प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। अब ये इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए हमें क्या क्राइटेरिया चाहिए भी, सो व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर बीइंग इफेक्टिव कोलिजन्स। हमें इफेक्टिव कोलिजन के यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए हमारे पास, नंबर फर्स्ट पॉइंट एंड नंबर टू पॉइंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन व्हाट वी नीड, देयर इज वन नीड दैट द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी, इनकी एनर्जी या तो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है हमारे पास, एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन किसके भाई, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। एक बात ये, दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे बोल सकते हैं कि खाली एनर्जी नहीं है हमारे पास, उनके पास होनी चाहिए क्या भाई, खाली एनर्जी क्राइटेरिया नहीं है, देयर इज ऑल्सो वन मोर क्राइटेरिया दैट इज कॉल्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो अगर अगर ये दो क्राइटेरिया हैं, पहली बात अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, थ्रेशोल्ड, ये क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के, तब जाके कोलिजन होगी। दूसरा हमारे पास अगर वहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन तब पॉसिबल होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमें बता दिए यहाँ पे। अब हमारे पास जब इफेक्टिव कोलिजन्स हो गई हमारे पास, और इफेक्टिव कोलिजन के साथ में ये बताया कि भाई जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है दे मस्ट हैव अ एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरी बात यहाँ पे बताई मैंने आपको कि भी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए हमारे पास, और प्रॉपर ओरिएंटेशन तभी होगी जब हमारे पास कोलिजन्स होंगी इफेक्टिव। तो ये क्लियर है यहाँ पे, ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब इसके बाद यहाँ पे दो डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक तो हमारे पास भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी की होती है, तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये भी हमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी की होती है और दूसरा हमारे पास आपको याद रखना है कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की होती है, क्योंकि पहले इन दोनों को समझना जरूरी है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, देखो थ्रेशोल्ड को यहाँ पे मैं दिखाऊंगा किससे, मैं यहाँ पे इसको डेजिग्नेट करूंगा ई नॉट से,
और एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिनोट करेंगे ई ए से. And what is basically threshold energy? So threshold energy is a minimum amount of energy, minimum amount of energy, minimum amount of energy, which must be associated, with reactants. Clear यहाँ पे? so that their mutual collisions, result in प्रोडक्ट फॉर्मेशन. मतलब सिंपल सी, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं भाई, तो उनके पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए कि वो हमारे पास क्या रहे, वो हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन्स करके क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए. तो ये भी हमारे पास एनर्जी आपकी. अब ये एनर्जी किस तरह होती है मैथमेटिकली अगर इसको बताऊँ तो ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास ई नॉट है, दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब किसके बराबर आती है यहाँ पे, तो ये बेटा ये आती है हमारे पास यहाँ पे, इट इज़ योर एक्टिवेशन एनर्जी ई ए plus this is equal to average energy of reactive molecule, or it is also equal to किस तरह होती है यहाँ पे, तो यू कैन से initial potential energy of reactant. क्लियर? प्लस क्या है यहाँ पे, अगेन यू कैन से इट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी. ये भाई हमारे पास आपका हो गया. तो अब यहाँ पे बात आती है एक्टिवेशन एनर्जी की. पहली बात, एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास है क्या अभी यहाँ पे, अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की. तो देखो थ्रेशोल्ड से तो कम ही है हमारे पास, थ्रेशोल्ड मैक्सिमम पोटेंशियल है हमारे पास, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो हम ये मानते हैं, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास है. बट अब ये है हमारे पास क्या, तो भाई व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी. सो ये वो एनर्जी है जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, जो एक्वायर करते हैं रिएक्टिव मॉलिक्यूल की, वो क्या करें, एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करें या फिर रिएक्शन में जाएं. तो क्या होती है यहाँ पे लिख देते हैं इसके साथ में, तो यू कैन राइट हियर इट इज excess amount of energy. Clear? That reactant molecules acquire. ठीक है भाई, टू अटेन व्हाट. अब ये वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने एक्वायर की है, सो दैट वो थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए हमारे पास. ठीक है, सो दैट वो थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए. ठीक है, टू व्हाट वी कैन से अटेन थ्रेशोल्ड एनर्जी in order to undergo क्या भाई, undergo product formation. Understand? Product formation. ठीक है. अब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी भाई हमारे पास यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपने याद रखना, पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना भाई कि हमारे पास होती है क्या, दूसरा पॉइंट आपको क्या रखना है वो बता देता हूँ आपको मैं. सेकंड पॉइंट यू मस्ट टू नीड टू नो, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है हमारे पास दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. याद रखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. और ये क्या भाई यहाँ पे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. ये भी याद रखना आपको, सिंपल सी बात यहाँ पे बताई मैंने. तो अब ये दो चीज़ें हमारे पास होगी. अब देखो एक ग्राफिकली मैं दिखाऊँ अगर आपको, तो सिंपल सी बात यहाँ पे बता देते हैं. ग्राफ हमारे पास ये बेटा हमारे पास आपका ग्राफ बन जाएगा. ठीक है, अब मैंने क्या किया इस ग्राफ में, क्या किया मैंने, एक वाई एक्सिस लिया, हमारे पास एक्स एक्सिस लिया. ठीक है, अब ग्राफ में जब मैंने एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, या कुछ भी लिया हमारे पास, तो ये भी हमारे पास इनकी एनर्जी होगी यहाँ पे, एनर्जी. ठीक है, ये एनर्जी वर्सेस, और यहाँ पे भी रिएक्शन प्रोग्रेस हमारे पास होगी. ठीक है, दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस हमारे पास है ना, दिस इज वर्स रिएक्शन प्रोग्रेस हमारे पास. तो होगा क्या यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास, और दूसरी बात यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारे पास. तो प्रोडक्ट की एनर्जी हमारे पास और रिएक्टिंग की एनर्जी, तो यहाँ पे देखा जाए तो रिएक्टिंग की एनर्जी ज़्यादा हमारे पास है, रिएक्शन ओवर हो गई कौन सी भी हमारे पास, तो रिएक्शन विल बी योर
एक्सोथर्मिक, ठीक है। और यहाँ से प्रोसीड करें ये, तो एक बैटर बना रहे हैं यहाँ पे, बैटर से क्रॉस करके हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बना रहे हैं यहाँ पे, ये बन गया ग्राफ आपका। अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँ आपको, देखो ये जो हमारे पास जहाँ पे टॉप मोस्ट की एनर्जी बैरियर है हमारे पास, इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर हमारे पास, ठीक है। और ये जो हमारे पास सबसे जहाँ पे टॉप पे बैरियर बना वही हमारे पास आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी भाई ई नॉट, ठीक है। उसके पहले हमारे पास यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे हमारे पास होगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ई एफ। अब ई एफ यहाँ पे क्या भी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ई बी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो देखो बेसिकली क्या है यहाँ पे, बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू ई ऑफ फॉरवर्ड माइनस ई ऑफ क्या होगा बैकवर्ड। ये कब होगा, जब हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, एंड होगी तो फिर उल्टा होगा हमारे पास, ठीक है। फिर आपका बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड होगी, ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो होगा भाई यहाँ पे। अब जो हमें यहाँ पे बात कर दी आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चला आपको। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे देखो थ्रेशोल्ड है, तो थ्रेशोल्ड से नीचे ही आ रही है हमारे पास कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी आ रही, तो भी क्लियर यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके मैथमेटिक्स एस्पेक्ट की। देखो मैथमेटिक्स एस्पेक्ट की बात जब भी करी जाए तो हमारे पास क्या आता है, तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है एडीन्स इक्वेशन, उसी से स्टार्ट करूँगा। सो वी हैव स्टडी एडीन्स इक्वेशन, हमने पढ़ा था उसमें यू नो दैट के इज इक्वल टू ए ई रेज्ड पावर ई ए अपॉन आर टी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बाईमोलिकुलर कोलिजन्स ले रहा हूँ, तो फॉर बाई मोलिकुलर कोलिजन्स मतलब कोलिजन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, और कोलिजन में हम यहाँ पे दो पार्टिकल ले रहे हैं, एक ए ले रहे हैं दूसरा हम बी ले रहे हैं, इनको कोलाइड करके हमारे पास हम बना रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लिया हमारे पास, और ये भी मानना पड़ेगा यहाँ पे कि पार्टिकल हमारे पास स्फेरिकल हैं, दिस पार्टिकल्स आर स्फेरिकल, तो ये स्फेरिकल पार्टिकल हैं, ठीक है। ये स्फेरिकल पार्टिकल, एज्यूम क्या था कोलिजन की थ्योरी ने कि जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर एज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर्स, तो ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट का एक उसका बात उसने की थी भी, हार्ड स्फीयर होने चाहिए हमारे पास। तो देखो भाई क्या हो रहा है, हार्ड स्फीयर्स हमारे पास है, तो अब क्या होगा हमारे पास, अब हम इसको इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे इस मॉडिफाई इक्वेशन को, हम इसको लिखेंगे ये बनेगा आपका के इज इक्वल टू, ये बना आपका जेड ए बी। अब जेड ए बी हमने किसकी जगह पे लगाया, ए की जगह पे लगाया, और क्या बना भाई यहाँ पे बना ई रेज्ड पावर ई ए अपॉन आर टी। एक बार बताते हैं यहाँ पे के क्या है, तो बेटा यहाँ पे के है हमारे पास आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है, के हमारे पास आपका रेट कांस्टेंट है। अच्छा भाई यहाँ पे जेड ए बी क्या है, तो जेड ए बी हमारे पास यहाँ पे आपका आता है, दिस इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हमारे पास। ये हमारे पास आपका रेट कांस्टेंट है, ये आपका रेट कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये रेशो है हमारे पास, ये वाला रेशो ई रेज्ड पावर एक्सपोनेंशियल पर रेज्ड पावर क्या है यहाँ पे माइनस ई अपॉन आर टी, ये क्या बेटा, तो ये हमारे पास इसको बोलेंगे यहाँ पे दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ molecules with energy इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, वही क्राइटेरिया एनर्जी का, ठीक है। तो ये हो गया। अब इधर से अगर मैं बताऊं तो भाई बताओ मुझे ई रेज्ड पावर ई ए अपॉन आर टी क्या आएगा, तो दिस इज इक्वल टू के अपॉन जेड ए बी, ठीक है, के अपॉन जेड ए बी। मतलब हमारे पास के यहाँ पे तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया यहाँ पे ना, के रिप्रेजेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास, और जेड ए बी क्या यहाँ पे, तो जेड ए बी यहाँ पे बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास, तो इसका भी ये फ्रैक्शन आ सकता है, इसका भी फ्रैक्शन आ सकता है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी हो गया। मतलब वो फ्रैक्शन यहाँ पे सिंपल बात करें दिस इज इक्वल टू, तो सिंपल बताएं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स whose collisions are effective, whose collisions are effective। देखो ये क्राइटेरिया मैंने लिखाया है यहाँ पे, अगर आप इसको देखोगे ये क्राइटेरिया हमने लिखा था यहाँ पे, सो दिस इज द क्राइटेरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यही क्राइटेरिया हमारे पास है भी आपका, ये वाला क्राइटेरिया हमारे पास है, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए। तो ये वही क्राइटेरिया यहाँ पे बता रहा है, आपका स्पेसिफाई कर रहा है। तो हो गए भाई हमारे पास सारे के सारे कांस्टेंट जो यहाँ पे वैल्यूज दी थी, कांस्टेंट चाहे फिर वेरिएबल थे, उनको सबको डिफाइन किया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है कि यहाँ पे जो जेड ए बी है, जेड ए बी न्यूमेरिकल किया अभी, तो जेड ए बी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू
तो जेड ए बी जो आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, अब दो पार्टिकल का जो डायमीटर है, मतलब रेडियस है, दोनों को रेडियस को ऐड कर डायमीटर बन जाएगा। अब जब पार्टिकल कोलाइड करेंगे, देखो यहाँ पे कोलाइड किया इन्होंने, ये कोलाइड किया, मान लो इन्होंने कोलिजन की, तो इसका रेडियस था हमारे पास आर ए, इसका रेडियस था आर बी, तो दोनों के रेडियस कंबाइन करके बनाया उन्होंने, डायमीटर बनाया हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये बनेगा आपका डायमीटर का स्क्वायर, दिस इज डी का स्क्वायर है ना, डायमीटर का स्क्वायर, और क्या आएगा बेटा, और आएगा हमारे पास ये, तो ये आएगा आपका 8 पाई आर टी अपॉन अपॉन म्यू, व्हाट इज म्यू, रिड्यूस्ड मास, इस सब का रूट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/2, ठीक है। और ये z हो गया भाई। अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब इक्वेशन बनेगी, हमने z को पुट किया यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या बनी भाई, k इज इक्वल टू, ये बना d का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आएगा 8 पाई r t अपॉन म्यू का म्यू, और इसको हो गया भाई 1/2, यहाँ पे रूट लग गया, मतलब 1/2 रूट ही यहाँ पे है, और क्या आएगा, e रेज्ड पावर ई ए अपॉन आर टी। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे भाई जो हम बात करें, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन यहाँ पे दी है, उस केस में अब आपको पता चला यहाँ पे कि तो 8 पाई r t, ये सारे हमारे पास कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर हमारे पास है, यू हमारे पास यहाँ पे यू जो मतलब म्यू है हमारे पास, म्यू क्या होता है, तो ये देखो यहाँ पे म्यू क्या होता है, म्यू इज रिड्यूस्ड मास, सो म्यू इज रिड्यूस्ड मास, एंड रिड्यूस्ड मास इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2, m1 m2 यहाँ पे मास ऑफ पार्टिकल a, मास ऑफ पार्टिकल b अपॉन सम ऑफ देयर मासेस, दैट इज ma प्लस mp। अंडरस्टैंड, यहाँ पे मासेस होंगे हमारे पास, तो ये बनी आपकी इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके उन्होंने पूछा था, किसने पूछा था, जेकेपीएससी। जेकेपीएससी ने क्या बताया यहाँ पे, जेकेपीएससी ने यहाँ पे देखो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया, तो जेकेपीएससी यहाँ पे क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि के इज इक्वल टू, वो कहता है आइडेंटिफाई करो कोलिजन थ्योरी की इक्वेशन, तो उसने बताया था के इज इक्वल टू, रिमेंबर यहाँ पे क्या बताता है, दिस इज एन ए मल्टीप्लाई बाई एन बी, नंबर ऑफ वी कैन से मोल्स ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे हो गया भी आपका डी का स्क्वायर। उसके बाद उसने क्या यूज़ किया था यहाँ पे 8 पाई k t, ठीक है, अपॉन म्यू, ठीक है, 1/2 ई रेज पावर ई ए अपॉन आर टी। अब ये कैसे आया देखो, तो पहली तो बात आपको यहाँ पे ये समझनी भाई हमारे पास कि अगर के क्या, तो के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और के क्या होता है बेटा, यहाँ पे के इज इक्वल टू, याद रखना, आर अपॉन एन होता है, वही एन हमने इसको बाहर निकाल दिया रूट के, तो यहाँ पे बनेगा आपका एन, तो एन हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। मैं अगर नंबर्स ऑफ दी पार्टिकल ए एंड बी यहाँ पे बोलूँगा इनको मैं, तो ये होगा भाई यहाँ पे, अब इसी को, अच्छा यहाँ पे डी क्या है, तो क्या भी आपने डी इज इक्वल टू हियर, डी इज इक्वल टू दैट इज रेडियस ऑफ द पार्टिकल ए प्लस रेडियस ऑफ द पार्टिकल बी। तो ये क्वेश्चन पूछी थी जेकेपीएससी ने जब 2016 का पेपर था, कि उसने बताया था इक्वेशन यहाँ पे, तो ऐसे बन गया यहाँ पे, है ना। तो याद रखना के हमारे पास यहाँ पे जो मैंने बताया है, जो अंदर का के हमारे पास ये के जो अंदर का के है ये वाला, ये हमारे पास क्या आपका, दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज आर अपॉन एन होता है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से निकल गया हमारे पास, सो दिस इज इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हमने एक और यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है, तो इक्वेशन को कांस्टेंट लगाने में अगर मैं सपोज यहाँ पे बता दूँ, तो मैं जो इक्वेशन यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें एक और कांस्टेंट लगा देते हैं, तो हमने लिखा भी के इज इक्वल टू पी इंटू जेड ए बी। अब पी इंटू जेड ए बी क्या, कभी कभी क्या होता है कि कैल्कुलेशन में करते करते एरर हो जाता है, हम लगाते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड पी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और वी कैन से स्टीरिक फैक्टर बोल सकते हैं इसको हम, स्टीरिक फैक्टर एक परफेक्ट नाम रहेगा इसका, इट इज कॉल्ड स्टीरिक फैक्टर, ठीक है। जिसका रेंज क्या आता है, जिसका रेंज आता है 1 से लेकर 10⁻⁹ तक इसका रेंज आता है हमारे पास, किसका, फैक्टर का। और जेड का रेंज क्या आता है, यहाँ पे कभी कभी जेड का रेंज भी पूछेगा, तो जो जेड ए बी का रेंज है वो क्या है बेटा, यहाँ पे इसका रेंज है हमारे पास, दिस इज रेंज, इसका भी रेंज हाई होता है, 10⁻25 से लेके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻28 तक इसका रेंज आता है, किसका, जेड का। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी काफ़ी हाई रेंज में रहती है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आते हैं, बात किस पे आते हैं, तो भी ये थी कोलिजन थ्योरी। अब कोलिजन थ्योरी के बेसिकली हमारे पास ड्रॉबैक्स क्या हैं, देखो कोलिजन थ्योरी में जब हमने रेट्स कैलकुलेट किए, तो कुछ केसेस में रेट्स स्लो आए, तो मतलब बट रिएक्शन के रेट्स फास्ट थे, कुछ केसेस में रिएक्शन के रेट बहुत फास्ट थे, वहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया कोलिजन थ्योरी से, वो हमारे पास काफ़ी दिक्कत है। मतलब ये सिंपल सी बात है, कोलिजन थ्योरी इज़ एनेबल टू, अब इसका फेलियर क्या भी, इसका फेलियर क्या, पहली बात भाई स्लो रिएक्शन को नहीं पढ़ सकता, स्लो रिएक्शन को नहीं पढ़ सकता जो काफ़ी स्लो हैं। दूसरी बात, फास्ट रिएक्शन को नहीं पढ़ सकता जो काफ़ी फास्ट हैं, ठीक है। स्लो में बात करूं तो जैसे पॉलीमराइजेशन हो रही इथीन की, इथाइन की पॉलीमराइजेशन हो रही, वो नहीं पढ़ सकता, सो स्लो में आएगी हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ
इथाइन, इसका रेट काफ़ी स्लो था, इसने कैलकुलेट नहीं कर पाया। फर्स्ट रिएक्शन में बात करता हूँ मैं यहाँ पे चेन रिएक्शंस की। अब चेन रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती हैं, तो वहाँ पे इनकी पॉल्यूशन नहीं पड़ पाया है। नंबर 2 पॉइंट इसका फेलियर और क्या था इसका फेलियर। सो इसका फेलियर और ये था भी हमारे पास कि हाँ, इट इज़ not able to explain reversible reactions, at the same time the complicated reactions इनकी ये स्टडी नहीं कर पाया। इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन वाई द रेट्स आर एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल हाई रेट्स की बात नहीं कर पाया ये। एबनॉर्मल हाई हाई रेट्स ऑफ रिएक्शन उनकी बात नहीं कर पाया यहाँ पे। अब रीज़न क्या था इसका, कॉजेज़ क्या था, कॉजेज़ का एक ही था अभी हमारे पास, कॉज का एक ही था कि इसने जब स्टडी किया तो इसने बताया, एज्यूम किया कि जो हमारे पास कोलाइडिंग पार्टिकल हैं वो हार्ड स्फीयर्स हैं। तो अगर हार्ड स्फीयर्स कोलाइडिंग पार्टिकल है तो दूसरे एस्पेक्ट जो इनके स्ट्रक्चर एस्पेक्ट हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्यों नहीं कंसिडर की गए। तो याद रखना यहाँ पे, इसीलिए इसको इग्नोर किया इसने, बाकी स्ट्रक्चर एस्पेक्ट को इग्नोर किया। अभी इसने बताया नहीं कि भी वो हार्ड स्फीयर्स, बस बता दी हार्ड स्फीयर्स हैं। तो बाकी चीज़ें भी इसमें बहुत सारी इसने नहीं बताई। तो ये सभी लेक्चर था आज के लिए हमारे पास कोलिजन थ्योरी का लेक्चर। नेक्स्ट वी कम अप विद द अनदर लेक्चर दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन, एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स थ्योरी, और वी कैन से ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।